वरदान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस सीरीज में आपके एक विज्ञान के शानदार नए मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए हम लोग वरदान सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास देखने को मिलेगा और इस सीरीज में जो भी वीडियोज आ रहा है, अगर कोई भी वीडियो आप छोड़ते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है। तो आपको कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है, सिंपल सा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखना है। वरदान सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जो भी वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में उसको आपको जब समय मिले तब बार बार देखकर रिवीजन करके प्रश्न को याद करना है। विशेष जानकारी के लिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आपको बिहार टॉपर सीरीज और वरदान सीरीज दोनों का लिंक दिया गया। अगर दोनों के सभी वीडियो आप देख कर जाते हैं, सभी क्लास को आप अटेंड किए हैं, तब तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास विज्ञान का यहाँ पे मॉडल पेपर है, बिल्कुल शानदार 80 ऑब्जेक्टिव वाला। इसमें से 40 का आपको जवाब देना है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, आपको याद भी कर लेना है। पहला नंबर प्रश्न सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पीत रस का स्राव कहां से होता है। बिल्कुल एग्जाम, ओरिजिनल एग्जाम में जैसे प्रश्न आएगा इंग्लिश हिंदी माध्यम, उसी तरह देखिए दोनों मीडियम के छात्रों के लिए प्रश्न है। दोनों आप जिस भी मीडियम के छात्र है उस रूप में प्रश्न पढ़कर आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे सर, पहला का राइट आंसर ऑप्शन डी, यकृत द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है सर कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, आपको बताना है। लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है सर? तो बिल्कुल आसान, काफी छात्र देख रहे हैं कि बिल्कुल सही सही आंसर देना है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो जितने भी छात्रों का आ रहा है ऑप्शन डी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एड्स क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। देखिए एग्जाम में भी आपका जो सेट मिलेगा तो शुरू में फिजिक्स मिल सकता है, केमिस्ट्री मिल सकता है, बायो से प्रश्न मिल सकता है, इससे आपको घबराना नहीं है। इस सेट की शुरुआत ही हुआ है आपके बायो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपने से पूछा जा रहा है सर कि निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। मैं बोला कि ऐसा ऐसा प्रश्न मिलेगा जो आप किसी भी मॉडल पेपर में नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल नया नया प्रश्न, क्योंकि इस साल खूब बोर्ड परीक्षा में नया नया प्रश्न आएगा। बड़ा ही शानदार शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एक एक प्रश्न को याद करते चलिए। यहां से आंसर दीजिए, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो काफी छात्रों का आंसर आया है ऑप्शन सी। तो जितने भी छात्र आंसर कमेंट किए हैं कि ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर प्रश्न सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बड़ा बार पूछा गया, बिहार बोर्ड की तरफ से प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे कि शरीर में भोजन जो पचता है वो किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का जवाब इसका सही सही आता है। तो काफी छात्रों का जवाब आ रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है और इसका तैयारी बिल्कुल शानदार चल रहा है। ऑप्शन ए अर्थात की ऑक्सीडेशन उपचयन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत इसमें से क्या हो जाएगा? कोयला, ऑप्शन सी राइट आंसर आपको याद रखना है। छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो छठा नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपके सामने है। आप जिस भी मीडियम के छात्र हैं प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैव घटक का उदाहरण हो सकता है। तो वायु, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। जब अंडाशय का पूर्ण विकास हो जाता है और फुली मैच्योर्ड ओवे इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो 7 का राइट आंसर सर दिया गया है ऑप्शन ए पे। क्या कहलाएगा? फल, उसे ही कहते हैं फ्रूट। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। किसी भी छात्र का इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। आपको बताना है कि वृक्क की संरचनात्मक अर्थात की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं। किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को कहते हैं हम लोग फ्रॉन। तो याद रखेंगे सर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
आएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न को आंसर आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में भी। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, जो भी छात्र पढ़ेंगे, प्रकाश चैप्टर आप सभी छात्र पढ़ चुके हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही से आंसर दे पाते हैं। जिनका भी सही आएगा समझिए उनका प्रकाश लाइट चैप्टर का तैयारी बिल्कुल शानदार है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के निकट स्थित बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आपको बताना है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के निकट कोई बिंब स्थित है तो उसके प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। मैं बोला बिल्कुल शानदार और नया नया प्रश्न देखने को मिलेगा। उसका आवर्धन होता है, बुक में पढ़े होंगे तो 1 कितना होता है 1, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष हो अथवा दूर दृष्टि दोष, उसके निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जैसे एग्जाम में दिखाई देगा ऑप्शन बी कलर करना है, काल्पनिक और सीधा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन द्वारा घटित होगा। अर्थात कि कह रहा है कांच का एक हम समानांतर पट्टी लगाए हैं, उसमें श्वेत किरण जो है देखिए तिरछे प्रवेश कर रही है, तो सबसे पहले अपवर्तन के साथ, अपवर्तन नहीं देखिए कह रहा है कि प्रथम अपवर्तन के साथ क्या होगा। अगर आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे लाइट चैप्टर तो कहिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, परावर्तन भी होगा, वर्ण विक्षेपण भी होगा, विचलन भी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है सर। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होता है। आपको बताना है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होता है सर। तो 12 का राइट आंसर देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन है 1 2 3 4। तो याद रखना है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का 2 बार अपवर्तन होता है, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। इसीलिए मैं बोलता हूं आपके पास जिस भी पब्लिकेशन का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बुक हो या एनसीईआरटी का आप पूरा एक मोटा सा बुक रखे हो जिसमें तीनों आता है, तो जो भी बुक है आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न आपको उसमें मिलेगा। अगर उसको जो छात्र पढ़े हैं उसका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। 13 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, राज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। पढ़िए समझिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं शुरू में बोल दिया बड़ा ही नया नया और शानदार शानदार प्रश्न आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या 20 है, भीतरी त्रिज्या 19.8 तक इससे थोड़ा सा कम है। कह रहा है त्रैज आपतित प्रकाश के लिए समानांतर पट्टिका के भांति व्यवहार करेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, कह रहा है एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि उसके द्वारा आवर्धन धनात्मक कब होगा। कि यू का मान कितना रखेंगे तो आवर्धन धनात्मक हो जाएगा, यही आपको बताना है। कितना रखेंगे, फोकस दूरी के बराबर अगर रखेंगे 10 सेंटीमीटर यू का मान, तो जो आवर्धन एम होगा वो क्या आएगा पॉजिटिव धनात्मक, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न और नया नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यूनिक प्रश्न मैं बोला इस सीरीज में आपके लिए कराया जाएगा ताकि यहां से खूब प्रश्न आए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न पूछा कि हम फोकस से धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा। ही गहनता से अगर आप लाइट का पूरा अध्ययन किए होंगे तभी इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो मैं देख रहा हूं काफी छात्र इसका आंसर सही दे रहे हैं कि घटता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोकस से हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, तो किसी भी छात्र का किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है सर कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो उस अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या। बस आपको कुछ सेकंड लेना है, ऐसे प्रश्न जैसे ही एग्जाम में आए आपको फटाफट आंसर कलर करना है। किसी भी स्टूडेंट का इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं देख रहा हूं काफी छात्रों की तैयारी शानदार है, काफी स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न को एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी रूप में फोड़ कर आना है जैसे यहाँ पे आप जवाब दे पा रहे हैं। फोकस दूरी सर 30 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कितना होता है 2r, 2 से गुना करेंगे 60
सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आपका, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 16 का। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए कुछ इसमें आपको रिपीटेड प्रश्न मिलेगा, कुछ नए नए प्रश्न मिलेंगे। नया प्रश्न से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बस 40 प्रश्न ही बनाना है। सोचिए कितना आसान है। तो आपको आगे नया प्रश्न मिले तो आप उसको याद करते चलिए, बस आपको 40 प्रश्न की तैयारी होना चाहिए। तो 40 प्रश्न आप जवाब नहीं दे पाते तब भी चिंता लेने की बात नहीं है, उसको बस याद करना है। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपके बुक से सीधे सीधे एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया है 2Zn+O2 2ZNO बन रहा है, तो कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। जिंक में ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण हो जा रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया है सर? तो बिल्कुल आसान, ये उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न देखिए, ये कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको बताना है, 4 इक्वेशन आपके सामने है, इसमें से कौन सा जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखते हैं कितने छात्र इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखते देखते आपको आंसर कमेंट कर देना है। ओएमआर सीट पे ऑप्शन बी आपको कलर करना है सर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी देखिए उसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो है बराबर है, इसी में एक नहीं था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे 18 का। आगे बढ़ते हैं सर 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान। सोचिए इससे आसान प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, आपको सोचना है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, और अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी <7 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी आप में चैप्टर है पीरियोडिक टेबल को लेकर, आपको बताना है कि आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो वर्ग 17 में तत्व है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। काफी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 17 में कौन है? हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न तो कितना बार पूछा गया है। कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। बड़ा शानदार है, थोड़ा सा प्रश्न में चेंजिंग हुआ है। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है, आपको बताना है द मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड इज कॉल्ड। जितने भी छात्र कहते हैं कि सर यही तो है बेकिंग सोडा, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही, आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है, बेकिंग सोडा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। आपको बताना है चारों तत्वों में सबसे अधिक अधातुई गुण किसमें है। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, क्लोरीन। किसमें है सर? क्लोरीन में। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न बड़ा शानदार है, ये तो बिहार बोर्ड हर साल पूछता है, इस साल भी हो सकता है इसे पूछ ले। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, आप कितना बार इसको याद किए होंगे। कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटिस। आपको बताना है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी हाल में 10th के विद्यार्थी अगर आप आए तो इस नाते आपका इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही, गैसों का विनिमय करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यही काम है आपके रंध्र का, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नहीं मालूम है तो रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं सर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। 24 नंबर प्रश्न पढ़िए और बताइए कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो ओएमआर सीट पे आप कौन सा कलर करके आएंगे। कह रहा है बीज विकसित होता है, द सीड डेवलप फॉर्म। बीज इसमें से किससे विकसित होता है यही आपको बताना है। मालूम है तो रट लीजिए ऑप्शन ए, बीजांड से क्या मिलता है? बीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं फिर 25 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो हर आपका किसी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको लिखाया गया होगा और बताया गया होगा कि वीवीआई प्रश्न है, इसे तो आप जरूर रटे होंगे। आपको बताना है कि फल पकाने वाले हार्मोन है। हम लोग भी ऑफलाइन क्लास में किसी भी बैच में पढ़ाते हैं तो इसको जरूर हम लोग वीवीआई प्रश्न में लिखाते हैं। आपको बताना है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। पादप हार्मोन में आप पढ़े होंगे जरूर, बिल्कुल सही सही आंसर जरूर दीजिएगा इस प्रश्न का। फल पकाने वाला देखिए हार्मोन पूछा है, गैस नहीं तो क्या है सर? जिब्रेलिन।
ग्लोबिन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन सी आपको कलर कर देना है 25 का। आगे बढ़ते हैं सर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि प्रश्न आपने से कहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मैं शुरू में बोल दिया, देखिए प्रश्न पत्र ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, तो शुरू में मान लीजिए कुछ कठिन प्रश्न मिलता है तो अपने को नहीं घबराना है। मैं बोला आज आपको पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा में। जो छात्र जितना पेशेंस और दिमाग पर अपना कंट्रोल रखकर प्रश्न को सॉल्व करते हैं वही टॉपर बनते हैं, और आपको टॉपर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंस बनाना है। जैसे ही एग्जाम में आप प्रश्न आगे पढ़ते जाएंगे तो 40 प्रश्न आपको बिल्कुल इजी मिलेगा, जो कि हम लोग के क्लासेस से ही रहेगा, तो उसी को आपको बना देना है। मैं देख रहा हूं कि 26 नंबर प्रश्न का भी आंसर काफी छात्रों ने बिल्कुल सही सही कमेंट किया है कि सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण और यूनिक प्रश्न आपको मिल रहा है। कह रहा है पंछी और चमगादड़ के पंख है। सोचिए क्वेश्चन बैंक आप पढ़े होंगे तो 1 सेकंड आपको नहीं लगेगा जवाब देने में। आपको बताना है कि पंछी और चमगादड़ के पंख कैसे हैं। ऑप्शन पढ़िए और सभी स्टूडेंट आंसर बिल्कुल सही सही कमेंट करेंगे, क्योंकि परीक्षा में अब चंद दिनों का समय है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन ए। कौन सा अंग है, समजात अंग के उदाहरण होते हैं पंछी और चमगादड़ के पंख। आगे बढ़ते हैं सर 28 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आपसे पूछा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। सोचिए इससे आसान लेकिन शानदार प्रश्न है। क्या आपसे पूछा जा सकता है, पूछा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। बचपन से आप याद कर रहे हैं C6H12O6, रट लीजिए मेरे साथ दोहरा के C6H12O6 ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं आपको प्रश्न इसलिए बोल कर पढ़ कर सुना रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ रिपीट करें, जिससे कि आपको बाहर से जाकर कभी इसको रटना नहीं पड़े, क्लास में ही याद हो जाए। आपको बताना है कि मृत जीवी का उदाहरण इसमें से कौन सा है। देखिए कितना शानदार, इसीलिए मैं शुरू में बोला था आपसे कि बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनता है। आपको बताना है कि मृत जीवी का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, गोबर छत्ता। कौन सा है, गोबर छत्ता, मशरूम के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न भी किसी भी हाल में किसी छात्र का गलत नहीं आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी कभी भी आप क्लास को देखें 30 का आंसर जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि एक स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं। पूछा है कि स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं सर, तो देखते देखते हुए हमारे शीट पे कलर करना है ऑप्शन ए XX, और पुरुष में पूछता तो ऑप्शन बी। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखना है XX। आगे बढ़ते हैं सर 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र कौन सा है। सोचिए कितना शानदार और आसान प्रश्न मिल रहा है, और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। कह रहा है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन पूछता है तो O2, ओजोन पूछ रहा है तो सर O3, ऑप्शन सी आपको रट जाना है O3। आगे बढ़ते हैं सर 32 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये प्रश्न तो मैं आपको बिहार टॉपर सीरीज में भी बताया था। कह रहा है रेजिन पाया जाता है, रेजिन का यहाँ पाया जाता है, किस पेड़ से रेजिन निकाला जाता है, यही आपसे पूछा है। तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे सर 32 का है ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या लिखा है, चीड़ में। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक अपसारी दर्पण जल में डुबोने पर किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है। कह रहा है कि एक अपसारी दर्पण है, उसको हम लोग जल में डुबा देंगे तो किस दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण। किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, उत्तल दर्पण की तरह। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। आप हजामती दर्पण के बारे में पढ़े हैं, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। कह रहा है हजामती दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। तो हजामती दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त आप पढ़े होंगे, बुक में लिखा गया है बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर याद रखना है 34 का। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे विद्युत फ्यूज से है, इलेक्ट्रिक फ्यूज से। कह रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है, अर्थात कि विद्युत जो फ्यूज है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी प्रश्न आपके क्लास में जरूर लिखाया गया होगा, आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है। मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। काफी छात्रों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आपका तैयारी समझिए बिल्कुल शानदार चल रहा है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे विद्युत फ्यूज आधारित होता है।
आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न आ गया आपसे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं लेकिन काफी आसान आसान होते हैं। कह रहा है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। एक बल्ब 220 वोल्ट का है तो विद्युत स्रोत में विद्युत धारा आई आपको निकालना है, प्रतिरोध दिया है, विभवांतर भी दिया है, तो आई आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए निकाल कर आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसको हल करेंगे फॉर्मूला पे तो 36 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0.18 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न भी आपके सेम चैप्टर से कह रहा है कि किसी उपकरण में धन अर्थात की पॉजिटिव और ऋण अर्थात की माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में बताइएगा धन आवेश और ऋण आवेश का साइन नहीं रहता है। कुंडली में, किसमें नहीं रहेगा? कुंडली में, ऑप्शन सी। बाकी ए मीटर में भी आप देखते हैं रहता है, वोल्टा मीटर में भी रहता है, विद्युत सेल में भी रहता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न और देख रहा हूं काफी छात्र जो भी अंत तक बनकर एक एक प्रश्न का जवाब देंगे और नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। कह रहा है डायनेमो किसको चेंज करता है? डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। आप पढ़े होंगे डायनेमो चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखेंगे 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न अपने से पूछा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। आपसे पूछा है चारों ऑप्शन में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ऐसे प्रश्न को भी एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है, याद रखेंगे ऑप्शन बी कोयला। बाकी देखिए पवन है, सूर्य है, उसके साथ साथ जल है, ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन कोयला जो है अनवीकरणीय है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। आपको बताना है वो कौन ऐसा युक्ति है जो सीधे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, विद्युत में बदल देता है। इसका नाम क्या है? सौर सेल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए 80 ऑब्जेक्टिव वाला ये मॉडल पेपर है, लेकिन आज हम लोग 40 प्रश्नों को ही रोकेंगे यहीं पे क्लास को। आपको क्लास को लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और कल के क्लास में आपको फिर साइंस अच्छा से पढ़कर आना है क्योंकि इसके आगे के 40 प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।